आप सर्विस के साथ-साथ 40 इयर्स तक बामसेफ नाम के ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए थे। राइट। हाँ। कई ऐसे पार्टीज़ हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है हाँ, और एक भीम आर्मी भी हाँ, हाँ। है ना? तो ये लोग भी कहीं न कहीं बाबा साहेब के आइडियोलॉजी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वर्क भी कर रहे हैं, ऐसा आपको क्या लगता है? ये उन्होंने एओ ह्यूम्स के माध्यम से ये कांग्रेस बनाई और जिसमें ज़्यादातर ब्राह्मण लोग थे, कुछ उच्च वर्णीय दूसरे लोग थे और कुछ मुस्लिम लोग थे। ये कांग्रेस का बैकग्राउंड है। कांग्रेस सिर्फ सो कॉल्ड हाई कास्ट जो लोग हैं, उन्हीं के लिए काम करती है। यहाँ का जो दबा पिछड़ा वर्ग जो है, उसके लिए काम नहीं करती। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, जी, तो ये आरएसएस और हिंदुत्ववादी संगठन से निकली हुई पार्टी है। आरएसएस का ये पॉलिटिकल विंग है और हिंदू धर्म के माध्यम से ही हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा था धर्म के नाम से। कि कई लोग ऐसा सवाल उठाते हैं बाबा साहब के ऊपर, हम्म, कि वो केवल दलितों के नेता हुआ करते थे, हम्म, दलितों के हक के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हम्म, उन्होंने। हम्म, बाकी जो उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे, उनका उनसे लगाव नहीं था, ऐसा उनको आप क्या आंसर करना चाहेंगे इस बारे में? मैं इस बारे में इतना ही बताना चाहूँगा कि बाबा साहब का उन्होंने पूरा अध्ययन नहीं किया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एट होम शो पे। आज हमारे शो पे मौजूद हैं एडिशनल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स रिटायर्ड बीडी बोरकर साहब। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस शो पे। थैंक यू वेरी मच। सर, आप कमिश्नर पद से रिटायर्ड हुए और आपको काफ़ी समय भी हो गए। मैं जानना चाहूँगा आपके सर्विस के एक्सपीरियंस के बारे में। देखिए, मैं एक्चुअली पहली बात तो मैं कमिश्नर करके रिटायर नहीं हुआ, मैं एडिशनल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स करके रिटायर हुआ, जी, पहली बात। और मेरा जो जर्नी है, सर्विस जर्नी, मैं यूपीएससी के माध्यम से ग्रुप बी सर्विसेज में कस्टम्स में मेरा रिक्रूटमेंट हुआ था, बॉम्बे पोर्ट के लिए। और वहाँ से मुझे 1990 में प्रमोशन मिला असिस्टेंट कमिश्नर की हैसियत में। और फिर 97 1997 में डिप्टी कमिश्नर में रहा कस्टम्स का। और 2004 में मैं जॉइंट कमिश्नर रहा और 2006 से लेके 2011 तक मैं एडिशनल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स रहा हूँ और 2011 में मैं रिटायर हुआ। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप यूपीएससी के थ्रू जॉइन किए थे हाँ, हाँ, कस्टम्स। राइट। तो अभी कई ऐसे यूथ हैं जो यूपीएससी जॉइन करना चाहते हैं, क्रैक हाँ, करना चाहते हैं, तो हाँ, आप हाँ। उनको क्या बताना चाहेंगे, कुछ गाइड करना चाहेंगे? जिस समय में हम लोग सर्विसेज में आ रहे थे, जी, उस वक़्त सिर्फ़ एक ही परीक्षा होती थी, हैं? जी, डायरेक्ट फाइनल परीक्षा होती थी और उसमें जो भी स्कोर आता था, उसके आधार पर आपको डिफरेंट ब्रांचेस, मतलब आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, ये सब ब्रांचेस आपको मिलती थी आपके जी, चॉइस के अनुसार, हैं? जी, अगर आपकी रैंक और आपकी चॉइस मैच करती है, आपको मिलती थी। बाद में उनका जो हुआ, ये प्रिलिमिनरी वगैरह लेना हुँ, शुरू कर दिया। तो अभी ये सर्विस काफ़ी टफ हो गई है, जी, क्योंकि एक तो जो स्टूडेंट्स, नए यंगस्टर्स जो जॉइन करना चाहते हैं, उन्हें भी ये सर्विसेज की क्रेज़ है, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर करके देश की सेवा करने में एक आनंद है और एक रुतबा है, इसके लिए लोग इस सर्विसेज में आना चाहते हैं। जी, लेकिन अभी ये सर्विस काफ़ी इसमें क्रैक करना काफ़ी कठिन हो गया है। लेकिन मैं उन बच्चों को जो ये सर्विस जॉइन करना चाहते हैं, उन्होंने अपना जनरल नॉलेज अच्छा करना चाहिए, जी, अपना करंट अफ़ेयर्स अच्छा करना चाहिए जी, और जिस भी एरिया में वो एक्सपर्ट्स, जैसे कोई स्पोर्ट्स में वाला है, तो स्पोर्ट्स में भी उनको मतलब पूरी जानकारी होनी चाहिए। जी, अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है तो उसको जानकारी होनी चाहिए इन्स एंड आउट्स उसके। हुँ, अगर कोई इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट लेता है, तो क्योंकि इंटरव्यूज़ में आपको इन डेप्थ पूछा जाता है। पूछते हैं कि आपकी हॉबी क्या है? जी, और जैसे आपने उनको बोल दिया कि मेरा इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, हुँ, तो फिर वो उसके बहुत डेप्थ तक आपको ले जाते हैं। फिर अगर हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के अगर बच्चे रहे, तो उनको ज़रूर मतलब भारत का संविधान के बारे में पूछेंगे,
फिर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पूछेंगे। जी, बहुत सारे ऐसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लड़के हैं। ये उनको हमारे इन महापुरुषों के बारे में बहुत इन डेप्थ जानकारी नहीं है। जी, और फिर वो ऐसा देखते हैं कि जिस समाज से ये लोग आ रहे हैं, उनको उनके महापुरुषों की भी जानकारी नहीं है, तो फिर उनके लिए वो नेगेटिव मार्किंग का हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने साथ-साथ हमारे जो महापुरुष हैं, उनकी भी बहुत ही ज़्यादा जानकारी रखना चाहिए। ये करंट अफ़ेयर्स, जनरल नॉलेज में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जी। अभी हमें मालूम हुआ सर, जैसा मैंने रिसर्च किया था आपके लेकर के, हुँ, तो आप सर्विस के साथ-साथ 40 इयर्स तक बामसेफ नाम के ऑर्गनाइज़ेशन से भी जुड़े हुए थे। राइट। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये बामसेफ जो शब्द है, हाँ, इसके पीछे इसकी भूमिका क्या रही है? हाँ, हाँ। कहाँ से इसने शुरू करा था? किस चीज़ के लिए ये वर्क करती है और कैसे ये चल रही है सर? ऐसा है कि आप ये देखेंगे, इस देश का जो पिछड़ा वर्ग है, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग ज़्यादा मात्रा में आते हैं। जी। इन लोगों के ऊपर आए दिन भारत में जब अन्याय अत्याचार होते रहते हैं। हुँ, तो ऐसा ही एक पूना के बाजू में एक 40 किलोमीटर पे एक विलेज है, जिसका नाम है शिव खेड़पुरी। उस विलेज में एक महिला के साथ रेप हुआ था। और ऑब्वियसली है कि हम उस समाज से जो लोग हैं, उन्हें उन्हें आक्रोश हुआ, तो वो हमारे साथी कुछ पूना से उस गाँव गए जी। और उस गाँव में उन लोगों से पूछा कि भई वो कौन लोग हैं, हमें बताइए, हम उनके खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए जो भी हम कर सकते हैं करेंगे, ताकि दोबारा ऐसे हरकत कोई ना करे। तो लेकिन उस गाँव के लोग ये बताने के लिए तैयार नहीं थे। वो इतने भयभीत थे कि उनको पता था कि अगर आज हम इन लोगों को कुछ इस बारे में बता देंगे, उन्हें पता था कौन लोगों ने ये किया, हुँ, लेकिन अगर बता देते हैं, तो ये लोग तो यहाँ से निकल जाएँगे हुँ, और फिर हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार फिर बढ़ जाएँगे, जी, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन उसमें एक बुजुर्ग था। अ, तो हमारे जो साथी गए थे पूना से, उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई शर्म नहीं लगती? हमारे माँ-बहनों की इज़्ज़त लूटी जाती है और आपको कुछ भी नहीं लगता है इसके बारे में? हुँ, तब एक वहाँ बुजुर्ग था। उस बुजुर्ग ने ये कहा कि आप तो यहाँ से चले जाएँगे। अगर आप मेरी फैमिली की गारंटी लेते हो, हुँ, तो आपको कल न्यूज़ मिल जाएगी हुँ, कि जिन लोगों ने भी ये किया, उनका मर्डर हो गया करके। तो स्थिति इससे ये महसूस हुआ कि जी, ये एक जगह की कहानी नहीं है। हुँ, पूरे देश में हमारे समाज के साथ ऐसा ही व्यवहार हो रहा है हुँ, और इसलिए अगर इस परिस्थिति से हमको लड़ना है, तो हमें फिर ऑल इंडिया का संगठन बनाना चाहिए। हुँ। ऐसी इसका बैकग्राउंड है बामसेफ की निर्मिति का। पहले पूना लेवल पे ये बनी और फिर राष्ट्रीय लेवल पे और ये 1978 में इसको बनाया ये प्रॉपर समाज के लिए गया। योगदान देती है। हाँ, ये इसका बैकग्राउंड है इसका। जी, फिर इसमें कर्मचारियों को संगठित करने का निर्णय लिया, अच्छा, किस तरीके से सर? क्योंकि ये जो काम है, हुँ, अगर आपको ऑल इंडिया में संगठन बनाना है, तो आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। आपको टाइम होना चाहिए आपके पास, जी, आपके पास टैलेंट होना चाहिए, जी, मतलब आपको चीज़ों को समझ में आना चाहिए, हैं? बिल्कुल। और आपके पास ये सब काम करने के लिए पैसा होना चाहिए। जी, जिस समाज से हम लोग हैं, उस समाज के पास पैसा नहीं है। जी सर। तो इसलिए ये इस ढंग से निर्णय लिया गया कि कर्मचारी लोगों को संगठित करें। कर्मचारी लोगों के पास अगर 8 घंटे की वो ड्यूटी करता है, तो उसके पास टाइम है। हुँ, वो बुद्धिमान है क्योंकि वो सर्विसेज़ में लगा हुआ है। जी, और तीसरा जो है, इसको सैलरी के माध्यम से इसके घर में पैसा आता है, हमारे लोगों के घर में अन्यथा 2 समय की रोटी के लिए भी परेशानी है। तो इसलिए समाज का ये जो वर्ग है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, इनसे जो सर्विसेज में जो लोग हैं, इनको संगठित किया जाए और इनके माध्यम से इस बारे में चेतना पैदा करना ज़रूरी है। और बाबा साहब का आंदोलन क्या था? बाबा साहब ने ये लड़ाई कैसे लड़ी और हम लोगों को कैसे मतलब अधिकार दिलाए, ये
संविधान के माध्यम से लोगों को समझाना है, संविधान समझाना है और बाबा साहब के जो विचार है, फुले साहब के जो विचार है, वो समाज को समझाना है। ये जागृति का कार्य बाम साहेब ने हाथ में लिया, ताकि अगर हम हमारी ताकत बढ़ा देते हैं, तो ताकत से ये होता है कि बहुत लोग डरते हैं ताकत से। हुँ। तो इसलिए समाज की संगठित ताकत बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा वो निर्णय लिया गया और उसके लिए काम कर रहे हैं। अच्छा सर, अभी आपने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम 2 बार अभी हाँ, ज़िक्र करा। हाँ, हाँ। तो क्या ये जो संगठन है, हुँ, ये उनके आइडियोलॉजी पे ही वर्क करती है? हाँ। जी, तो अभी मैं देखता हूँ राजनीति के दौर में हाँ, हाँ। कई ऐसे पार्टीज़ हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है हाँ, और एक भीम आर्मी भी हाँ, हाँ। है ना? तो ये लोग भी कहीं न कहीं बाबा साहेब के आइडियोलॉजी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वर्क भी कर रहे हैं, ऐसा आपको क्या लगता है? ऐसा है कि जैसे कांग्रेस और बीजेपी का जहाँ तक पहले हम इसको कांग्रेस जो पार्टी है, ये एक्चुअली 1885 में ये बनाई गई है और एओ ह्यूम्स द्वारा ये बनाई गई। जी। और अगर वो कांग्रेस पार्टी एओ ह्यूम्स का इतिहास अगर देखें, तो 1857 में यहाँ जो म्यूटिनी हुआ था, यहाँ जो उठाव हुआ था ब्रिटिशों के खिलाफ हुँ, में, तो उसको दबाने के लिए एओ ह्यूम जो आईसीएस अधिकारी था, उसकी सर्विसेज ली गई ब्रिटिश सरकार की तरफ से और उनकी माध्यम से कांग्रेस बनाई गई। इसलिए बनाई गई क्योंकि उनको ये लगता था कि इस देश के लोगों ने जिन्होंने भी उठाव करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो लोग ज़्यादा सूझबूझ रखने वाले लोग नहीं हैं। उनके पीछे कोई फ़ोर्सेस है और वो यहाँ की ब्राह्मणवादी ताकतें उसके पीछे है और वो लोग ये करवा रही है। तो इसलिए ये जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, इन लोगों को पहले मतलब इनको कुछ ना कुछ गुलगुला देना चाहिए। इसलिए उन्होंने एओ ह्यूम्स के माध्यम से ये कांग्रेस बनाई और जिसमें ज़्यादातर ब्राह्मण लोग थे, कुछ उच्च वर्णीय दूसरे लोग थे और कुछ मुस्लिम लोग थे। ये कांग्रेस का बैकग्राउंड है और ये कांग्रेस ने के बैकग्राउंड में जब आप देखेंगे, तो हमारे जो अधिकार है हमें जो उसको सिविक एंड पॉलिटिकल राइट नहीं थे, जहाँ तक अनटचेबल लोगों का सवाल है, जिनका शुरुआती दौर में बाबा साहब ने नेतृत्व किया, बाद में पूरे भारत का नेतृत्व किया बाबा साहब ने। तो उस दौर में उन्होंने ये देखा कि कांग्रेस सिर्फ़ सो कॉल्ड हाई कास्ट जो लोग हैं, उन्हीं के लिए काम करती है। यहाँ का जो दबा पिछड़ा वर्ग जो है, उसके लिए काम नहीं करती। तो इसलिए बाबा साहब ने फिर आंदोलन में उतरे। अपनी पढ़ाई करने के बाद बाबा साहब अमेरिका से आए और फिर उन्होंने हमारे लोगों को संगठित करने कार्य शुरू किया और फिर कांग्रेस के साथ इंटरनल लड़ाई लड़ाई लड़ी और क्योंकि ब्रिटिश सत्ता में थे, तो सब कुछ तो फाइनली ब्रिटिश ही डिसाइड करते थे हुँ, और कांग्रेस भी ब्रिटिशों से ही अपने अधिकार माँग रही थी। हुँ, तो इस प्रक्रिया में बाबा साहब ने ये कहा कि हमें भी हमारे अधिकार मिलना चाहिए, जिसका हनन ये जो यहाँ के सो कॉल्ड उच्च वर्णीय जो लोग हैं वो कर रहे हैं। तो इसलिए हम जब भी कोई भारत में कांग्रेस क्योंकि होम रूल की डिमांड कर रही थी, स्वशासन की डिमांड कर रही थी, तो बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाके ये कहा कि जब तक हमारे अधिकारों की बात सेटल नहीं होती, तब तक कांग्रेस के हाथ में सत्ता नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये हज़ारों सालों से हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, तो ये यही ब्रिटिश सरकार ने ही डिसाइड कर लेना चाहिए। ये बात बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में की थी। बीजेपी का सवाल है, जी, तो ये आरएसएस और हिंदुत्ववादी संगठन से निकली हुई पार्टी है। ओके। आरएसएस का ये पॉलिटिकल विंग है और हिंदू धर्म के माध्यम से ही हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा था धर्म के नाम से। तो इसलिए तो बाबा साहब उनके जैसे कांग्रेस के खिलाफ में पॉलिटिकली स्टैंड लेते थे, वैसे जो आरएसएस और बीजेपी है इनके खिलाफ में क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करते थे, हिंदू राजनीति की बात करते थे, तो इसलिए बाबा साहब ने उनके खिलाफ में भी स्टैंड लिया है और एक जगह तो उन्होंने कहा कि आरएसएस
और कांग्रेस के साथ तो वो लड़ते ही थे पॉलिटिकली, हम्म, लेकिन आरएसएस और कम्युनिस्टों के साथ कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, ये बाबा साहब ने लिखा है। तीसरा जो आपने व्यक्ति की बात जो आप कही भीम आर्मी की, जी। भीम आर्मी ये जो संगठन है, ये संगठन अपने आप में अपने पैरों पे खड़ा हुआ संगठन नहीं है। क्योंकि अगर इनकी गतिविधियाँ आप अगर देखते हैं, इनकी पॉलिटिकल गतिविधियों में आपने देखा होगा कि इनके जो मोटर गाड़ियों का जो तांता लगता है, जी। तो उसमें आप सैकड़ों गाड़ियाँ नज़र आते हैं। हम्म, हैं? और ये एक मिश्रा के प्रचार में गए, भीम आर्मी के जो मतलब चंद्रशेखर जी, हम्म, तो आप ये देखेंगे कि वो मिश्रा के प्रचार में गए और वो हेलीकॉप्टर से उतर रहे। इससे ये दर्शाता है कि ये एक्चुअली हमारे समाज में एक कन्फ्यूजन पैदा करने वाले लोग जो तैयार करने की एक प्रक्रिया रही है। ब्राह्मणवादी जो ताकतें हैं, उन्होंने ये काम बखूबी किया है। बाबा साहब के समय में भी जगजीवन राम बाबू को आगे किया। हुँ? तो ये ऐसे या अभी जो बीजेपी में आप देख रहे हैं कि रामदास आठवले है। हम्म, इन लोगों को नज़दीक रखते हैं, तो जब उनको लगता है कि अभी रामदास आठवले ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, तो एक नए-नए ऐसे नेता हमारे समाज को दिखाने का कार्यक्रम है और वो दिखाने के कार्यक्रम में उनको फिर वो उनको अंदर से हेल्प करते रहते हैं, ताकि समाज में वो उनकी गतिविधियाँ दिखे, उसको मीडिया में बहुत ज़्यादा हाइलाइट करने का, क्योंकि मीडिया पर भी इन लोगों का ही कंट्रोल है। हम्म, तो ये एक हमारे समाज के सही नेतृत्व करने वाले लोगों में से नहीं है। हाँ, ग्रास रूट से अपने समाज को बाबा साहब के आंदोलन को समझाने वाले ये लोग नहीं है। ना ही उनको उतनी समझ है, ना ही वो उतने पढ़े लिखे हैं। हुँ? ना ही उन्होंने बाबा साहब के आंदोलन का पूर्ण रूप से अध्ययन किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग अल्टीमेटली इस आंदोलन को चला पाएँगे। ओके। मेरा हुँ, सवाल ये था कि हाँ, आए दिन देखने को मिलता है कि हुँ, कई लोग ऐसा सवाल उठाते हैं हुँ, बाबा साहब के ऊपर हुँ, कि वो केवल दलितों के नेता हुआ करते थे, हुँ, दलितों के हक के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हुँ, उन्होंने। हुँ, हुँ, बाकी जो उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे, हुँ, हुँ। उनका उनसे लगाव नहीं था, ऐसा उनको आप क्या आंसर करना चाहेंगे इस नहीं, नहीं, बारे में? मैं इस बारे में इतना ही बताना चाहूँगा कि बाबा साहब का उन्होंने पूरा अध्ययन नहीं किया है। हुँ? देखिए, बाबा साहब अगर इस देश के दलित शब्द तो ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो संगठन बनाया था, वो डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बनाया था। डिप्रेस्ड क्लासेस में समाज का सभी वर्ग आता है, जिसमें सिर्फ़ ये सो कॉल्ड उच्च वर्णीय जो खुद को बोलते हैं, वो नहीं आते। बाकी जो 90% जो समाज है, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं और इनसे जो भिन्न-भिन्न धर्मों में समय-समय पे गए, वो सभी लोग इसमें आते हैं और उन लोगों के सबके लिए बाबा साहब ने ये काम किया। क्योंकि जब वहाँ जाके लड़ाई लड़ी है, अगर बाबा साहब 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए और इस देश की सही मायने में अगर ब्रिटिशर समस्या हल करना चाहते हैं, ऐसा अगर आपको लगता है या ब्रिटिशों को लगता है कि वो सही मायने में भारत के लोगों की समस्या हल करना चाहते हैं, तो बाबा साहब ने ये कहा है, वो लिखित रूप से कहा है कि इस देश की जो जनता है, जी। ये ये जो है भिन्न-भिन्न समुदायों से बनी हुई है। हुँ, हुँ, मुस्लिम समुदाय है, क्रिश्चियन समुदाय है, अ, आप समझ लीजिए अछूत समुदाय है, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, ये सब समुदाय हैं। इन समुदायों को उनकी संख्या के अनुपात में अगर उनको बराबरी के अधिकार अगर आप दे देते हैं, तो ये समस्या हल हो जाएँगी। हुँ, लेकिन ब्रिटिशर्स ऐसा करना नहीं चाहते थे। ओके। ब्रिटिश यहाँ राज कंटिन्यू करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हिंदू-मुस्लिम लड़ाई लगा दी है यहाँ। हुँ? हुँ, हाँ, अदरवाइज़ हिंदू नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। हुँ? अगर उसका अध्ययन करें तो हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। हैं? अब उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि विषय भी नहीं है आज का हमारा। लेकिन ये जो कहते हैं कि उन लोगों के लिए नहीं किया, तो अल्टीमेटली तो बाबा साहब के नाम से यही बताया जाता ना कि उन्होंने भारत का संविधान लिखा। हुँ, अब जब भारत का संविधान लिखा,
तो क्या इस देश के जो दबे पिछड़े लोग लिखे है उन्हीं के लिए लिखा या इस देश के हर नागरिक के लिए लिखा? सारे के लिए लिखा है। इस देश का जो मतलब अगर गरीब ब्राह्मण है तो उसको उसके अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ऐसा लिखा है क्या उसमें? नहीं। तो ये जो लोग जानबूझ के ऐसा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस देश के हर नागरिक के हित में ये संविधान लिखा गया और इसमें प्रमुख भूमिका बाबा साहब की रही एज ए चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, क्योंकि बाकी जो 6-7 लोग थे उनके साथ, ये 7 लोग थे टोटल, उसमें और 6-7 लोग थे, उसमें से कुछ गुजर गए तो उसकी जगह कोई दूसरे को लिया नहीं, कोई बीमार रहते थे तो वो आते ही नहीं थे, तो कोई परदेश में जाके बैठ गए, अमेरिका में जाके बैठ गए। तो इस काम को बाबा साहब ने सिंगल हैंडेडली भारत के संविधान में अधिकार लिखे लोगों के, उनको बुनियादी अधिकार दिए, बराबरी के अधिकार दिए, कम अधिक नहीं दिए। जैसे इस देश में मनुस्मृति में ब्राह्मणों ने सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को अधिकार दिए और शूद्रों को नहीं दिए थे। तो बाबा साहब ने उल्टा नहीं किया कि भई ये यहाँ की जो दबे पिछड़े लोग हैं उनको अधिकार दो और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को अधिकार नहीं दो, ऐसा नहीं किया। किसी भी राष्ट्र का संविधान बनाने का जब कार्य शुरू होता है, तो उस देश की सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल स्थिति का अध्ययन करना पड़ता है। और वो सब भिन्न-भिन्न कल्चर के लोग हैं, भिन्न-भिन्न आर्थिक लेवल पे जीने वाले लोग हैं और राजकीय स्थिति उनकी अलग-अलग है, सामाजिक दर्जा अलग-अलग है। इसका अध्ययन करके इनको सबको इकट्ठा रखना है। तो बेस्ट वे जो है समाज के लोगों को इकट्ठा रखने का ये है कि उनको सभी को अगर बराबरी के अधिकार दे दिए तो किसी को भी किसी के बारे में ग्रज नहीं होना चाहिए। तो वो बाबा साहब ने भारत के संविधान में दिया। इस देश के जो उच्च वर्णीय लोग जो है खुद को उच्च वर्णीय समझने वाले लोग जो है, जो बाबा साहब के बारे में इसलिए शिकायत करते हैं कि मनुस्मृति में उन्हें विशेष अधिकार थे। वो अधिकार बाबा साहब ने इस संविधान से निकालकर उनको दूसरों के साथ बराबरी के अधिकार दे दिए। ये बात उनको ज़्यादा खूबती है और इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। जैसे सर अभी आपने बताया मनुस्मृति में विशेष अधिकार दिए गए थे। हाँ, हाँ। जैसे इसका कोई 2-4 एग्ज़ाम्पल? जैसे देखिए, संपत्ति रखने का अधिकार सिर्फ़ ब्राह्मणों को था, अच्छा। शिक्षा लेने का अधिकार सिर्फ़ ब्राह्मणों को था, पूजा-पाठ करने का अधिकार ब्राह्मणों को था, आज भी वो उसका क्लेम करते हैं। और हमारे लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा लेने का भी अधिकार नहीं था। तो ये उनके विशेष अधिकार थे। इनको मतलब उसमें ये दिए गए थे मनुस्मृति के अंतर्गत, तो वो अधिकार निकाल दिए गए। जो हुँ, अनुच्छेद 13 है भारत के संविधान का, हुँ, उसमें ये लिखा है बाबा साहब ने कि जितने भी पहले कानून रहे हैं या कोई भी कानून का कोई भी हिस्सा है, वो अगर इस संविधान से विपरीत है, मतलब जो बराबरी की व्यवस्था इस संविधान में लिखी हुई है, इससे अगर वो विपरीत है, तो ऐसे सभी कानून और ऐसे सभी प्रावधान, सभी कानूनों के ऐसे प्रावधान इसको शून्य किया जाता है। वो उनकी तकलीफ ये है, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं कि इन्होंने मतलब सिर्फ़ मतलब यहाँ के दबे पिछड़े लोगों के लिए किया और उनके लिए कुछ नहीं किया करके। वास्तव में भारत का संविधान सबके लिए है। और वैसे भी सर कई लोग ये भी कहते हैं ना कि केवल ओबीसी, एससी, एसटी को रिज़र्वेशन मिलती है हाँ, हाँ। सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में हाँ, हाँ। और जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उन्हें रिज़र्वेशन नहीं मिलती है। ये बात कई किस हद तक सही है सर? नहीं, नहीं, उनको देखिए, जब इक्वालिटी के प्रिंसिपल लागू किए, जी। तो बाबा साहब ने भारत के संविधान में ड्राफ्ट आर्टिकल जो 10 है, उसके तहत चर्चा हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में ये चर्चा है पूरी, लोग पढ़ सकते हैं। उन्होंने बाबा साहब ने ये कहा कि अगर हम इस देश में बराबरी की व्यवस्था लाना चाहते हैं, तो आज की स्थिति अगर हम देखते हैं, तो एक विशिष्ट समाज के लोग ही नौकरियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। हुँ, जो जो जिन लोगों को बाबा साहब इंगित कर रहे हैं, वो वही लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं। उन्हीं का सर्विसेज में बोलबाला था, आज भी बहुत जगह आपको ऐसा नज़र आता है। तो फिर संविधान का आर्टिकल जो 14 है,
जिसमें हम इस देश में बराबरी की व्यवस्था लाना चाहते हैं, ऐसा हम कह रहे हैं, जी, तो फिर अगर वही लोग अगर सर्विसेज में ज़्यादा मात्रा में रहेंगे, तो फिर बराबरी की व्यवस्था कैसे आएगी? जी, तो इसलिए बाबा साहब ने ये कहा है उसी आर्टिकल में चर्चा करते वक़्त कि इस देश के जो दबे पिछड़े समाज के लोग जो है, उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन में नौकरियाँ देनी चाहिए और इसलिए उस प्रावधान के तहत एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरी की व्यवस्था बाबा साहब ने की। लेकिन इसका मतलब वो गैर बराबरी के लिए नहीं की, तो जो गैर बराबरी की व्यवस्था थी एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको बराबरी की व्यवस्था में लाने के लिए और आर्टिकल 14 जो हमने पास किया था कि इस देश के सभी नागरिक बराबर है, तो बोलने से सभी नागरिक बराबर नहीं होते। हुँ, इसलिए बाबा साहब ने नेहरू जी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में चर्चा में पार्टिसिपेट करते वक़्त कहा कि जब नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 में ये कहा था कि इस देश को हम ऐसा संविधान देने जा रहा है, जहाँ हर नागरिक के साथ बराबरी का व्यवहार होगा, सबके साथ न्याय होगा। तब बाबा साहब ने सवाल खड़ा किया था कि आप जिस अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे दोगे? बाबा साहब ये कह रहे हैं उसमें ये टर्म लिखिए, राइट्स आर नो राइट्स अनलेस दे आर अकम्पनीड बाय द रेमेडीज। मतलब आप राइट्स दे देंगे सबको बराबरी का अधिकार है बोल देने से नहीं होगा। आपको उसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा जी। सबको बराबर लाने की और वो सबको बराबर लाने की व्यवस्था जो है, जहाँ तक सर्विसेज का सवाल है तो बाबा साहब ने आर्टिकल 16(4) में ये व्यवस्था की और तभी ये जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग जो है इनको सर्विसेज में लिया जा रहा था, अन्यथा हम लोगों को ये सब नहीं मिल रहा था। तो ये जो दूसरे लोग जो इसका अपप्रचार कर रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं, या तो उन्होंने संविधान पढ़ा नहीं है, संविधान की मूल भावना क्या है ये नहीं पढ़ा है। वो तो अपने जातिवाद में फँसे हुए हैं और इसलिए ये बोलते रहते हैं कि इनको पछड़े लोगों को दे दिया है और हमको कुछ नहीं दिया, जबकि उनके पास सब कुछ था। उस दृष्टि से अगर देखा जाए, तो ये संविधान बाबा साहब ने इस देश के दबे पिछड़े लोगों के लिए ही लिखा। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि उन लोगों को तो ऑलरेडी अधिकार थे ना मनुस्मृति में, जी। हम लोगों को तो नहीं थे। तो मूल रूप से ये हमारे लिए लिखा गया है, क्योंकि वो हमारे देश में वो रहते हैं, तो उनको भी बराबर मिलना चाहिए। इसको इस ढंग से समझना चाहिए संविधान। सर, मैं इतिहास में बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, समय का हुँ, अभाव भी है आपके पास। हाँ, तो मैं ये जानना चाहूँगा 2 बातें। एक तो आपने ज़िक्र करा मनुस्मृति की हुँ, और एक आपने जो ब्राह्मणवाद की बात करी थी। हुँ, हुँ। तो क्या ये लोग भी भारत के ही रहने वाले थे? नहीं, ये लोग अगर इतिहास में अगर हम जाते हैं और ये कहीं इतिहास का लेखन भी हमने नहीं किया क्योंकि हमें तो पढ़ाई-लिखाई का अधिकार ही नहीं था। 3,500 साल पहले इस देश में आर्यों का आक्रमण हुआ है। ये हम लोगों ने नहीं लिखा, उन्हीं के लोगों ने लिखा। जो खुद को उच्च वर्णीय समझते हैं, उन लोगों ने लिखा और उनका आक्रमण हुआ है। अब तिलक ने लिखा कि हम बाहर के हैं, गांधी ने लिखा हम बाहर के हैं, नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा कि भाई आर्य बाहर से आए हुए और ये सब आर्यों के वंशज है। तो इसलिए आप ये देखेंगे कि मूल रूप से वो यहाँ के लोग नहीं हैं। वो यहाँ आए, लड़ाई हुई, इस लड़ाई में उनकी जीत हुई, हम लोगों की हार हुई क्योंकि वो घोड़ा लेकर आए थे, घोड़े से लड़ते थे, हमारे लोग पैदल लड़ते थे, इसलिए वो जीते और हमारा समाज हमारे लोग यहाँ जो मूल निवासी यहाँ के जो है, उनकी हार हुई। तो वो बेसिकली वो बाहर के लोग हैं। मेरा सिर्फ़ इतना ही मानना है कि अभी जैसे मैं आपके घर में आया, जी। आपके घर का जो व्यवहार है, आपकी घर की जो संस्कार है, उसके तहत ही मुझे यहाँ रहना होगा। मेरा इतना ही मानना है उन लोगों को कि वो बाहर से आए, तो हमारे देश में आए। जी। तो हमारे देश में आए, आक्रमण किए भले ही, लेकिन इस देश का कल्चर, इस देश की व्यवस्था उसके तहत उन्होंने रहना चाहिए। इस देश के 90% लोग जिस ढंग से यहाँ रहते हैं, जिस ढंग से जीते हैं, वैसा रहना चाहिए। लेकिन ये लोग वैसा रहने के बजाय, ये हमारे लोग यहाँ आए और हमारे लोगों का दमन कर रहे हैं। ये हमारी लड़ाई का
मूल मुद्दा ये है कि यहाँ आके यहाँ की धरती में वो समाये नहीं और वो अपना वर्चस्व दिखाने लगे कि हम श्रेष्ठ हैं, हम ब्राह्मण हैं, आप शूद्र हैं। इस ढंग का जो व्यवहार हो यहाँ की जनता को, इस यहाँ की जो सोसाइटी है, उसको डिसइंटीग्रेट किया उन्होंने। हम एक लोग थे, हम अलग किसी भी जाति के लोग नहीं थे। हम यहाँ के मूल निवासी लोग थे, आज भी हम हैं, लेकिन उन्होंने अपना राज-काज करने के लिए हमें हज़ारों जातियों में बाँटने का काम किया। तो ये अगर उन्होंने हमें बाँटने का काम किया, तो बामसेप और उससे जो निकली हुई अपशूट संगठनाएँ हैं, इस समाज को संगठित करने में लगी हुई है। ताकि ये समाज संगठित हो जाए और समझे कि भारत की संविधान के माध्यम से ये हर एक व्यक्ति को वोट का अधिकार है, तो इस देश की सत्ता में वो पाए, क्योंकि वो इस देश में 90% है और राज वही कर सकता है जिनकी संख्या डेमोक्रेसी में ज़्यादा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। गांधी जी ने ब्रिटिशों को यहाँ से कैसे भगाया? यही तो कहा कि तुम बाहर के हो करके। बाहर के हो तो तुम हमारे ऊपर राज नहीं कर सकते, ये कहा था गांधी जी ने। जी। तो अगर ये गांधी जी उनके लिए कह रहे हैं, तो हम इनको ये नहीं कह रहे हैं कि तुम जैसे उनको भगाया तो तुम भी भाग जाओ करके। हम तो ये कह रहे हैं कि हम 90% है, तुम 10% लोग हो, तो फिर तुम 10%, तुम्हारे 10% अधिकार तुमको मिलेंगे और इस देश में उन लोगों का राज होना चाहिए जिनका ये देश है। हमारा इतना ही कहना है। और लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, इसलिए इस समाज को संगठित करने का ये जो कार्य है, ये चल रहा है। ओके, तो इस बात से मुझे एक बात और समझ आती है सर कि अल्टीमेटली हम ये समझे कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ तो केवल 200 साल के लिए हाँ, राज करे, हाँ, हमारे ऊपर हाँ, अत्याचार करा हाँ, उन्होंने। हाँ, लेकिन जो हमारी व्यवस्था थी, हाँ, हाँ। जो बनाई गई किसी बाहरी लोगों के आने की वजह से, हुँ, हुँ, कहीं न कहीं हमारे पिछड़ने का कारण हुँ। उसी व्यवस्था के वजह से है। और ये जो बामसेफ संगठन है, वो उन्हीं लोगों को संगठित करके उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। उन लोगों ने आकर उनकी जो व्यवस्था थी, चातुर्वर्ण की व्यवस्था, जी, उस व्यवस्था को यहाँ लागू करने का प्रयास किया और लागू किया और वो जबरन लागू किया, क्योंकि हम हारे हुए लोग थे उनसे। तो जिन लोगों को हराया गया उनके ऊपर तो ज़बरदस्ती की जाती ना। उन्होंने जबरन उनकी चातुर्वर्ण की व्यवस्था, उसके बाद में जाति की व्यवस्था यहाँ स्थापित किया। अदरवाइज़ हम यहाँ के सभी इकट्ठा रहने वाले सुख शांति से रहने वाले लोग हम यहाँ थे। तो इसीलिए बामसेप ने उनके साथ अपने समाज को संगठित करके जिनको उन्होंने डिसइंटीग्रेट किया, हम उनको इंटीग्रेट करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में कई जातियाँ इस चीज़ को समझ रही हैं और मुझे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं कि इस समाज अल्टीमेटली संगठित होगा अपने अधिकारों के प्रति और जल्दी ही इस देश में हमारे लोगों का राज आएगा। जी। कुछ पॉइंट्स आपके तरफ से होंगे सर? बामसेफ को लेकर के आप कुछ और भी बताना चाहते हो लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से? बामसेफ के बारे में मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि जो हमारे समाज के सभी लोगों ने, जो एससी, एसटी, ओबीसी और इससे जो भिन्न-भिन्न धर्मों में जो लोग हमारे गए, उन्होंने बामसेफ को गहराई से समझना चाहिए, जी, बामसेफ का गहराई से अध्ययन करना चाहिए और बामसेफ के साथ जुड़ जाना चाहिए और बामसेफ के जो ऑफशूट विंग है उनके माध्यम से कार्य करना चाहिए ताकि ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए और उनको निजात मिले और अल्टीमेटली इस देश में उनका शासन लाने के लिए वो मददगार रहे। इतना ही मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहूँगा। लेकिन सर जिन कैटेगरीज़ का आपने ज़िक्र करा अभी, हाँ, एससी, एसटी, ओबीसी, हाँ, मैं कई जगह उन लोगों से भी मिल कर के ये चीज़ें सुनता हूँ कि हाँ, उन्हें लगता ही नहीं है इस बारे में कि कोई चीज़ें उनको ज़रूरत भी है सत्ता में आने की, जैसा आप बोल रहे थे। उन्हें शायद हो सकता है अवेयरनेस हाँ, हाँ। नहीं हो। वो वही है अवेयरनेस, सत्ता क्या है, उनको इतनी समझ नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी में जो लोग हैं,
शीर्षस्थ लोग, वो सत्ता में क्यों रहना चाहते हैं? और आपको छोटी-छोटी चीज़ें, छोटा-मोटा पद देने के लिए बात करते हैं। इवन मतलब इलेक्शंस के दौरान पैसा बाँटते हैं वो लोग। जी, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको सत्ता का महत्व पता है। हमारे लोगों को जो आप बोल रहे हैं कि इनको हम लोगों ने सत्ता में आना चाहिए, ऐसा इनको लगता ही नहीं, क्योंकि सत्ता क्या होती है, उसका उसका कितना बड़ा क्या कहेंगे व्यापक सत्ता कितनी व्यापक है, जिसके माध्यम से लोगों के जीवन में मतलब आमूलाग्र बदलाव कराया जा सकता है। उनकी जो स्थिति जो खराब आज जो नज़र आ रही है, इस स्थिति को दुरुस्त किया जा सकता है, क्योंकि सत्ता से आप इस देश में संपत्ति का वितरण कैसे किया जाए? क्योंकि हमारे लोगों की जो गरीबी है, इसको दूर दूर करना होगा और बराबरी लाना होगा। जी। तो ये तभी हो सकता है कि इस देश की संपत्ति का वितरण कैसे किया जाए। और संपत्ति का वितरण करने की व्यवस्था जो है, भारत के संविधान के माध्यम से जब तक आप सत्ता में नहीं आते तब तक नहीं कर सकते। आज वो लोग सत्ता में हैं, इसलिए उसका उस ढंग से उसका जो अलॉटमेंट होता है फंड्स के जो अलॉटमेंट्स होते हैं, वो हमारे लोगों के लिए नहीं होते। 90% लोगों को 90% फंड्स मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये जिन लोगों को सत्ता के बारे में समझ नहीं है, वो लोग ऐसी बात करते हैं। लास्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल से काफ़ी यूथ जुड़े हुए हैं। आप अपने तरफ से कुछ उनको मैसेज पहुँचाना चाहते हो सर प्लीज़? मैं मतलब जो जो यूथ है, सबसे पहले तो अगर वो स्टूडेंट है तो उसने पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। ये जो लोगों को जो समझ नहीं है, वो पढ़ाई प्रॉपर नहीं करने से जो उनको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो पहले तो उन्होंने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। और पढ़ाई के साथ-साथ अपनी समाज की क्या स्थिति है इसको समझना चाहिए। और उस समाज की स्थिति को ठीक करने के लिए उन्होंने अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारे समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक स्थिति ठीक हो। इसके लिए ये विद्यार्थी और जो यूथ है, उन्होंने इस दिशा में अपना ध्यान देना चाहिए, इतना ही मैं उनके लिए संदेश देना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिल कर के, बातें करके और मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे यूथ को काफ़ी अच्छा मोटिवेशन भी मिला होगा, काफ़ी कुछ जानने को भी मिला होगा, स्पेशली बाबा साहब के बारे में। हाँ, बहुत सी जो नेगेटिविटीज़ थी सोसाइटी के बीच में, हुँ, आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको क्लियर किया है और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहें, ताकि हम इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।